हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है साइंस क्लास 10th की चैप्टर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पहले ही बता देता हूँ, ये प्रशांत किरत सर की लेक्चर से लिया हुआ है, पीडीएफ है, उसको ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि कार्बन क्या होता है और कार्बन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपका 12 यूनिट। कलर को चेंज कर लेते हैं, येलो, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट और इसका वैलेंसी होता है 4, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो होता है 6, यानी कि 6 प्रोटॉन से और 6 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है आपका 6। कार्बन इज ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यानी कि ये मेटल की तरह बिहेव नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और लुक में ये लस्ट्रस नहीं है, यानी कि कुछ शाइनी एलिमेंट नहीं है। जैसे कि हमारा कोयला, कोयला में प्रेजेंट होता है कार्बन, तो बहुत ही डल होता है। कार्बन की सिंबल की बात करें तो कार्बन का सिंबल होता है सी, कैपिटल लेटर सी से इसको डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है 2,4, ठीक है, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। यूनिकनेस की अगर हम बात करें कि कार्बन में ऐसा स्पेशल क्या है कि इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बना दिया, तो इसकी यूनिकनेस ये है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड से अपना कंपाउंड बना सकता है, एक नया नया कंपाउंड बना सकता है बहुत सारे कंपाउंड से। अगर हम इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर स्पेशलिटी की बात करें तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है, यानी कि सबसे बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है बेसिक या फिर बेसिक एलिमेंट, जिसको कार्बन का दर्जा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ या फिर नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं कार्बन की वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है? वर्सेटिलिटी होता है कार्बन का जो नेचर, उसका नेचर क्या है, वो कैसे बॉन्डिंग करता है, कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन का बहुत ही मतलब कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम कैटिनेशन की बात करें तो कैटिनेशन होता है कार्बन का एकदम बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे ये वो प्रॉपर्टी है जो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है फॉर बॉन्डिंग, यानी कि दो एलिमेंट या फिर दो एटम्स के बीच में, जैसे कि आपका एक एटम हो गया ये, जैसे कि आपका हो गया ये, ठीक है, ये एक एटम हो गया, इसी के पास एक और एटम हो गया ये। और अगर हमने इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कराना है तो हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कराना होगा। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उन दोनों का शेयरिंग करवाना होगा, ठीक है। तो ये कैटिनेशन हमारे कार्बन को एक दूसरे से ब्रांच या फिर एक दूसरे से बॉन्ड बनाने में बहुत ही हेल्प करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये हो गया आपका कार्बन, ये एक बॉन्ड कार्बन
ये एक बॉन्ड कार्बन, ये एक बॉन्ड कार्बन, ऐसे करके करके बहुत सारे कार्बन अपने आप से मिलकर नए नए पेरेंट चेन, नए नए लंबे लंबे कार्बन चेन्स फॉर्मेशन करते हैं, जो उस कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीमराइजेशन, कार्बन पॉलीमराइजेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो छोटे छोटे मोनोमर को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। छोटे मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर मोनोमर्स बोलेंगे एंड बड़े मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर बोलेंगे पॉलीमर्स। पॉली वर्ड का मतलब ही होता है मेनी, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। आइसो का मीनिंग सबसे पहले हम देखेंगे। आइसो का मीनिंग होता है सेम और मेरिज्म का होता है कुछ फिनोमेना, यानी कि सेम से रिलेटेड। अब सेम क्या है? कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि जिसका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस, यानी कि उसका बेसिक तो सेम है, दो कंपाउंड्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला सेम है लेकिन उन दोनों का स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है, तो इन दोनों कंपाउंड्स को हम बोलेंगे आइसोमर्स एंड ये जो फिनोमेना है उसको हम नाम देंगे आइसोमेरिज्म। इसके लिए हम डिटेल में इसका एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे जहां पर हम आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सेपरेट से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा का मीनिंग होता है 4, यानी कि कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? ठीक है, यानी कि कार्बन कैसे एक दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके 4 डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ये कैपेबिलिटी कार्बन के पास है ऑलरेडी, लेकिन कार्बन कभी भी गेन और लूज नहीं करता। किसका गेन और लूज नहीं करता? इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपका? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपका नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। तो जब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग हो रहा है तो ओवरऑल जो हमारा मॉलिक्यूल था वो था न्यूट्रल, यानी कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन अगर एक एलिमेंट सपोज कार्बन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, तो वो क्या चला जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। तो अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक उसके पास चार्ज है तब तक है हो तो वो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है या फिर उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो कम है या फिर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी खुश नहीं रहता है। सब चाहता है कि उसके पास जितना होना चाहिए उतना ही रहे ताकि उसका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। तो अगर कार्बन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए यानी कि वो अनस्टेबल हो जाए, तो अनस्टेबल होना तो नहीं चाहेगा, इसलिए ये अनस्टेबिलिटी की ओर नहीं जाता है। नेक्स्ट, अगर कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन्स खो दिए यानी कि चारों इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, तो वो क्या चला जाएगा? कोई भी न्यूट्रल में से अगर पॉजिटिव नेगेटिव हटा दो तो क्या बच जाएगा? पॉजिटिव बच जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ही तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 होता है, 0 यानी कि न्यूट्रल। तो इसी वजह से कार्बन ने अगर चारों इलेक्ट्रॉन्स खो दिए, अगर लॉस कर दिए, तो वो 4 पॉजिटिव में चला जाएगा, यानी कि C4 पॉजिटिव, तो वो हाई एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है, और हाईली अनस्टेबल भी हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसी वजह से कार्बन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने पहले ही बताया था, एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जनरेट होता है, ठीक है।
तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि कार्बन को नए नए एटम्स के साथ बॉन्डिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हमें दिया गया है कुछ कार्बन के बारे में प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो रेफर होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि फर्स्ट शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में मैक्सिमम आपका रह सकता है 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, या फिर आप इसको 8 भी ले सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 8 18 हो गया ना। तो ग्रुप 18 यानी कि इसके तीनों शेल्स कंप्लीटली सील्ड है, यानी कि ये हाईली स्टेबल है। तो सभी एलिमेंट्स चाहता है कि उसके शेल्स कंप्लीटली सील्ड हो जाए ताकि वो स्टेबिलिटी की ओर जा सके। तो अगर ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्योंकि कार्बन एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना और इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करना दोनों ही मुश्किल होता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके और इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके अनस्टेबल होता है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहेगा। वो कुछ ऐसा करना चाहेगा ताकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल भी रहे और उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए। तो वो क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ प्रॉपर्टी। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। क्या होता है, दो एटम या फिर दो एलिमेंट के बीच जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तब उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। क्योंकि ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। क्योंकि कार्बन कोई भी इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करता और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता, इसीलिए इसके एक अंदर जो बॉन्डिंग होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। क्योंकि स्ट्रांग नहीं होता तो हम उस बॉन्डिंग को जरा सा हीट देकर ही तोड़ सकते हैं, और अगर बॉन्डिंग टूट गया तो वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी, अगर हम कार्बन से कंटेनिंग सॉलिड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं या फिर गैस ले रहे हैं, उसको मेल्ट कराना इजी हो जाएगा और उसको बॉयल करना भी इजी हो जाएगा। क्योंकि ये नॉन मेटल है तो पुअर कंडक्टर तो होगा ही, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि कार्बन पानी में सोल्यूबल नहीं है, पानी में घुलता नहीं है, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, जैसे कि आपका मिथ एल्कोहल हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। यहाँ पर आपका कार्बन डिजोल्व हो जाता है लेकिन पानी में डिजोल्व नहीं होता। आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, कोयला ले लीजिए, थोड़ा ग्लास में पानी ले लीजिए और दोनों को मिक्स करने की कोशिश करिए, मिक्स नहीं होगा, क्योंकि कोयला जो है वो 98% कार्बन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। जो हमारा कार्बन होता है वो धरती में तीनों स्टेटों में पाया जाता है, यानी कि सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैसेस में भी पाया जाता है। सॉलिड में आपका कोयला हो गया सबसे बेस्ट एग्जांपल,
लिक्विड में आपका कार्बन कंटेनिंग कोई भी लिक्विड हो गया, गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग का टाइप। हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ लिया, अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल हो सकता है, यानी कि जब आपका एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो, यानी कि ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हुआ है H2 मॉलिक्यूल। अब देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में देखो, दो इलेक्ट्रॉन से अगर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो चार इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दो बॉन्ड का फॉर्मेशन वही करेगा जिसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा। तो ऐसे तो हमको पता ही है हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से 6 में से वो दो बॉन्डिंग में शेयर करता है और बाकी जो 6 है या फिर बाकी जो 4 है वो उसका लोन पेयर के हिसाब से रह जाता है। लोन पेयर यानी कि एक ऐसा पेयर जो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो बॉन्डिंग में नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल यानी कि 3 बॉन्ड हो जाएगा। 3 बॉन्ड वाले एटम्स को हम यहाँ पर लेंगे और उसके बीच 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which led to huge number of carbon compounds we see around us। कार्बन के किस प्रॉपर्टी की वजह से हम अपने चारों तरफ बहुत कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स देखते हैं। तो कार्बन का दो ही मेन प्रॉपर्टी है। जो पहला है कैटिनेशन, यानी कि कार्बन अपने आप से बॉन्डिंग करके लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है और कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टेट्रावेलेंसी, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड को साथ एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और चारों बॉन्ड वो कोवेलेंट भी बना सकता है, सिंगल बना सकता है, डबल बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। ये होता है कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के बीच का स्टेबिलिटी। कार्बन का बॉन्ड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में। तो एलोट्रोप्स होते क्या है? ठीक है, तो एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि कार्बन एक ही है लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होने के लिए उसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाता है। तो कार्बन के मेनली 3 एलोट्रोप्स है। पहला है आपका डायमंड, उसके बाद है ग्रेफाइट, उसके बाद है फुलेरिन। ये फुलेरिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम C60 भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायमंड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो डायमंड का एक 3D नेटवर्क होता है जहां पर हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें, लेयर्स ऑफ हेक्सागन हेल्ड बाय वीक फोर्सेस, सॉफ्ट एंड स्लिपरी, यानी कि ग्रेफाइट का जो शेप होता है वो हेक्सागन की शेप में होता है, जैसे कि ऐसे। ठीक है, मैं अच्छे से रिमूव कर देता हूँ। तो ऐसे होता है, हेक्सागन जैसे होता है वैसे। तो ये होता है लेयर्स ऑफ हेक्सागन में, और वीक फोर्सेस में ये बाइंड होता है। वीक फोर्सेस यानी कि इसके बीच का मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होता है, यानी कि आसानी से जो टूट जाता है।
अगर हम फुलेरिन की बात करें तो ये होता है हॉलो। हॉलो यानी कि अंदर से खाली, जैसे कि आपका फुटबॉल होता है वैसे। और केज लाइक विथ 60 कार्बन सॉकर बॉल शेप, यानी कि केज लाइक होता है। केज कैसा होता है? जो बर्ड्स को कैद करने के लिए केज बनाया जाता है ना, वो कैसा होता है? अंदर से खाली। ठीक उसी तरह से होता है अपना फुलेरिन। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग भी कैसा होता है? डायमंड में 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है हर एक कार्बन का, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा स्टेबल बना देता है। और अगर हम ग्रेफाइट की बॉन्डिंग की बात करें तो ग्रेफाइट में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है एक एक कार्बन पर और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि लोन पेयर्स है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोन पेयर्स होते हैं ना, ऐसे। अगर हम बात करें फुलेरिन में, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है लेकिन हेक्सागन्स और पेंटागन्स की शेप में। पेंटागन्स यानी कि ऐसे 5 साइड वाला, सॉरी ये हेक्सागन हो गया, तो पेंटागन होगा 5 साइड वाला, ऐसे 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 ऐसे, और 1 2 3 4 5 ऐसे। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो डायमंड होता है बहुत ही हार्ड। ठीक है, डायमंड बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड होता है और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम बात करें इसका, ज्वेलरी में यूज होता है डायमंड, और एब्रेसिव्स में यूज होता है, यानी कि जो हार्ड हार्ड मेटल्स है उनको काटने के लिए भी डायमंड यूज किया जाता है। और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, यूज्ड इन पेंसिल्स, पेंसिल्स के निप में यूज होता है, एंड लुब्रिकेंट्स में यूज होता है। लुब्रिकेंट्स यानी कि फ्रिक्शंस को कम करने के लिए यूज होता है। और अगर हम फुलेरिन की बात करें तो फुलेरिन का इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज बहुत ही यूनिक है, और ये नैनोटेक और ड्रग मैन्युफैक्चर में यूज होता है। नैनोटेक यानी कि एक टाइप का टेक्नोलॉजी, और ड्रग यानी कि मेडिसिन के फील्ड पर ये बहुत ही वाइडली यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन कर लेते हैं एक। Graphite and diamond are both allotropes of carbon. However, graphite conduct electricity, whereas diamond does not. Explain why. CBSE 2020 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है और 17 में आया हुआ है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि graphite conduct electricity because each carbon atom is graphite is bonded to 3 covalent atoms. ग्रेफाइट का जो कार्बन होता है वो होता है कुछ ऐसा, 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड कम, तो उसमें लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर है। तो अगर लोन पेयर है यानी कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, लीविंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्बन एटम, these free electrons are delocalized and can move freely throughout the structure allowing the electrical conductivity. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री है, यानी कि मूव कर सकता है, तो अगर मूव कर सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेगा। लेकिन डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम इन ए स्ट्रॉन्ग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लीविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वहां पर कार्बन चारों बॉन्ड बनाता है एक दूसरे कार्बन के साथ, और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, रिजल्टिंग वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ,
यहाँ पर हमें पूछा गया है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, व्हाई डू दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दोनों का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो और उन दोनों के डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों है। तो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है, एक और बार रिकैप कर लेते हैं। जो हमारा डायमंड होता है वहाँ पर क्या होता है, हर एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होता है और ये एक 3D नेटवर्क है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, मेकिंग इट हार्ड एंड नॉन कंडक्टिव। और ये इसको हार्ड बनाता है, और क्योंकि सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। अगर फ्री नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारा कार्बन एटम है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है। लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर मेकिंग इट सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सेकंड, हमारा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें पूछा गया है व्हाई डू दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उन दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है। तो डायमंड कैसा है, हार्ड है, नॉन कंडक्टिव है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, कंडक्टिव है क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो अब हमने कर लिया है बहुत सारा कुछ। अब हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी तरीके के कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं कार्बन के द्वारा। तो हमारा जो मेन टाइप है वो होता है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि 3 टाइप्स के कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। पहला है आपका कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और नाइट्रोजन हो। तीसरा है आपका हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन को हम फिर 2 भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एलिफेटिक, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक यानी कि सैचुरेटेड और सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल भी यानी कि 2 एटम्स के बीच एक बॉन्ड होगा ऐसे। अनसैचुरेटेड यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर। और सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सब क्या होते हैं। अब देखते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का डेफिनेशन क्या है, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो एल्केन्स पहले ही बताया था, सिंगल बॉन्ड जब रहता है तब उसको हम एल्केन्स बोलते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। अगर हम एल्कीन की बात करें तब जो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब हम उसे बोलेंगे एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइंस। जब 2 एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है तब हम उसको बोलेंगे एल्काइंस। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। हो गया क्लासिफिकेशन, क्लियर हो गया। अब देखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक यानी कि जो सैचुरेटेड होते हैं, सॉरी सैचुरेटेड नहीं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहां पर कार्बन की चेन हो। ठीक है, कार्बन की चेन हो, जैसे कि ऐसे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कर। समझ में आ गया ना। तो इसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले,
जिनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं, जहाँ पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और दूसरा हम क्लासिफाई कर सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ पर हो तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड हुआ उसको हम बोलेंगे एल्कीन, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे एल्काइन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एल्कीन की, तो वो होगा इथीन, जैसे कि C2H4। यहाँ पर N2 है तो हाइड्रोजन क्या होगा इसका डबल, यानी कि CN2H2n, तो 2 × 2 4, ये हो जाएगा C2H4। उसी तरह एल्काइन का एग्जाम्पल हो जाएगा इथाइन, जो कि है C2H2, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। कोई भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।